स्वागत है आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में, जिसमें आप लोगों को आसान तरीके से किस प्रकार से डायरेक्ट इनडायरेक्ट के नियमों का पालन करते हुए डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में चेंज किया जाता है। जी हाँ, ये वीडियो इसीलिए बनाई गई है कि आप लोगों को आसानी से डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझ में आ सके। ईजी टू अंडरस्टैंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। और उम्मीद करता हूँ आप लोग इस वीडियो को पूरी एंड तक जरूर देखोगे। और मैं उम्मीद ये भी करता हूँ कि जो भी एक्सरसाइजेस आप लोगों को दी जाएंगे उसके सोल्यूशंस आप लोग व्हाट्सएप जरूर करोगे। व्हाट्सएप नंबर 9120025555। जैसा कि आप सभी लोग मेरे बारे में जानते हैं, उमेश पांडे महामना मालवीय विद्या मंदिर में एज ए लेक्चरर बायोलॉजी पढ़ाता हूं। आप सभी लोगों के लिए जो भी क्लास 10th की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप लोग किसी भी क्लास में क्यों ना हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जरूर आता है आप लोगों के इंग्लिश कोर्स में। और मैं उम्मीद करता हूं इस तरह की वीडियोस आप लोग इंतजार कर रहे थे कि मेरे द्वारा रिलीज़ की जाए, यूबियंस क्लासेस तरफ से रिलीज़ की जाए। और मैं उम्मीद करता हूँ एंड तक वीडियो आप लोग एंड तक जरूर देखोगे। कहीं कोई डाउट किसी भी चीज़ से लेकर कोई भी डाउट, छोटा से छोटा डाउट ही क्यों ना हो, 10 से रिलेटेड कोई डाउट क्यों ना हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग पूछ सकते हैं। कैसी भी डाउट, छोटी से लेके बड़ी से लेके कैसी भी डाउट हो, व्हाट्सएप के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो चलिए स्टार्ट करते हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट के इस बेसिक फर्स्ट पार्ट में आप सभी लोगों का मैं उमेश पांडे स्वागत करता हूं। चलिए जान लेते हैं कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, हमारी कोर्स के लिए, या फिर आने वाले फ्यूचर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट का, वो इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। चलिए बात करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने वाले कुछ नियमों की, जिसमें समझना सबसे पहले क्या है, अंग्रेजी भाषा में जो इंग्लिश लैंग्वेज हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कोई भी व्यक्ति द्वारा कही हुई जो बात होती है, जो भी स्टेटमेंट होते हैं, उनको 2 बार प्रकट किया जाता है। जी हाँ, जो भी स्टेटमेंट्स कहे जाते हैं, बोले जाते हैं, उनको हम लोग 2 बार लिख सकते हैं, बोल सकते हैं। उन्हीं को हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट स्पीच द्वारा और इनडायरेक्ट स्पीच द्वारा संबोधित करते हैं। जी हाँ, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं और उन्हें ही इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो क्या होता है डायरेक्ट स्पीच और क्या होता है इनडायरेक्ट स्पीच, चलिए जानते हैं क्या होते हैं। इसके आगे समझ लेते हैं हर एक पॉइंट्स को। जैसा कि लिखा है, डायरेक्ट स्पीच में जो भी हम वक्ता होते हैं, मतलब जो भी स्पीकर्स होते हैं, हम लोग जो स्पीक करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, कहे हुए शब्दों को जैसे का तैसा ही लिख देते हैं, उसे ही हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच में हम जो वक्ता होते हैं, जो बात कर रहे होते हैं, बोल रहे होते हैं, कहे हुए शब्दों का भाव प्रकट करते हैं जैसे लिखा हुआ है, कुछ यहाँ पर दिया गया है, इसको समझ लेते हैं। तो डायरेक्ट यहाँ पर लिखा है रमेश सेज, तो रमेश ने कुछ, रमेश कहता है, क्या कहता है, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई स्टेटमेंट दे दी गई है, विजय विल बाय अ पेन, मतलब विजय क्या करेगा, खरीदेगा, एक पेन खरीदेगा, कॉमा, ये यहाँ पर जो भी लिखा है इन्वर्टेड कॉमा के अंदर, ये एक स्टेटमेंट होती है जो किसके द्वारा कही गई है, रमेश के द्वारा। ठीक है, अब इनडायरेक्ट में हम लोग लिखते हैं रमेश सेज दैट विजय विल बाय अ पेन। ये बिल्कुल जो का त्यों ही आगे बढ़ गया है। तो इसी तरह की जो स्टेटमेंट्स होती हैं, इनको लिखने के 2 तरीके हैं, एक डायरेक्ट स्पीच द्वारा लिखते हैं और एक इनडायरेक्ट स्पीच के द्वारा हम लोग लिखते हैं। अब कुछ उदाहरणों का जो पहला वाक्य दिया गया है यहाँ पर, इस उदाहरण का जो पहला वाक्य दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जबकि दूसरा इनडायरेक्ट स्पीच में दिया गया है। तो पहला सेंटेंस क्या दिया गया है, पहला जो वाक्य है वो डायरेक्ट स्पीच में है और दूसरा जो सेंटेंस है वो किस में है, इनडायरेक्ट स्पीच में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नोट करके क्या लिखा है, स्पीकर मतलब जो कथन कह रहा होता है, जो बात कर रहा होता है, बोल रहा होता है, जिस वर्ब की क्रिया से प्रारंभ किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। मतलब कि इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले जो लिखा हुआ है, यहाँ पर जो सब्जेक्ट की बात की जा रही है, जो क्रिया के फॉर्म में लिखा हुआ है, रमेश कहता है, रमेश सेज जो लिखा है इन्वर्टेड कॉमर्स से पहले, उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को समझ में आना जरूर चाहिए कि रिपोर्टिंग वर्ब होता क्या है। तो स्पीकर के कथन को जिस वर्ब की क्रिया में प्रारंभ किया जाए उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। समझ में आ गया। उसी तरह जो स्टेटमेंट होती है, जो स्टेटमेंट कही गई है रिपोर्टिंग वर्ब के द्वारा, यहाँ पर जो कही गई स्टेटमेंट है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है, उसे हम लोग बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। जी हाँ, रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा से पहले लगाते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच किसी स्टेटमेंट के अंदर होती है जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी जाती है। इतना समझ में आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक की वीडियो आप लोगों ने पूरी देखी है, समझी है और अच्छे से आप लोग क्लियर हो चुका होगा। डाउट जितने भी थे आप लोगों के समाप्त हो चुके हैं। क्या होती है रिपोर्टिंग वर्ब, क्या होती है रिपोर्टेड स्पीच, क्या होती है डायरेक्ट कैसे लिखते हैं, इनडायरेक्ट नरेशन क्या होती है, ये सबको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग अगले पेज की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं।
तो जैसा कि लिखा है निम्नलिखित उदाहरणों में भी ध्यानपूर्वक आपको समझना है। मुकेश सेड टू मुनीश, क्या कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, आई एम गोइंग टू द गोरखपुर। तो यहाँ पर जो लिखा गया है सेंटेंस वो रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, तो रिपोर्टिंग वर्ब इन्वर्टेड कॉमा के, समझ ध्यान रखना है, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर लिखा रहता है, पहले लिखा रहता है, इसलिए उसे हम लोग यहाँ पर इन्वर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब कह रहे हैं। और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा गया है, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है, उसे यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इतना आप लोगों को क्लियर हो चुका है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ कॉमन रूल्स हैं फॉर इनडायरेक्ट बनाते समय, ध्यान रखना है। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय कुछ नियमों पर हम लोग को ध्यान देना आवश्यक है। इन्वर्टेड कॉमा यहाँ पर ध्यान रखना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना होता है। जब कभी भी हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं तो उस केस में इन्वर्टेड कॉमा जो लगे होते हैं उसको क्या करना है, हमको हटा देना है। ये फर्स्ट कंडीशन है, इसको आप अच्छे से समझ लें। इन्वर्टेड कॉमा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है इनडायरेक्ट बनाते समय। रिपोर्टिंग वर्ब के बाद आने वाले जो कॉमा होते हैं उसको भी बिल्कुल नहीं लगाना है। किसी उचित कंजक्शंस, जो भी कंजक्शंस होते हैं जैसे दैट हो गया, इफ़ हो गया या वेदर हो गया, इसका प्रयोग करते हुए हम इन्वर्टेड कॉमा को हटा देते हैं। इन्वर्टेड कॉमा हटाते हैं और दैट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। फोर्थ पॉइंट में रिपोर्टिंग वर्ब का जो टेंस होता है वो कभी भी नहीं बदलता, इसलिए ध्यान रखना रिपोर्टिंग वर्ब जो इन्वर्टेड कॉमा से पहले लिखे जाते हैं वो कभी भी वर्ब चेंज नहीं होता, उसकी टेंस कभी भी बदलती नहीं है। बदलाव अगर किसी में करना होता है वो किस में करना है, स्टेटमेंट में या कि रिपोर्टिंग स्पीच में। समझ में आ गया। रिपोर्टिंग वर्ब को रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार टोल्ड, आस्क्ड, ऑर्डर्ड, रिक्वेस्टेड, एक्सक्लेम्ड, प्रपोज्ड या फिर एडवाइस के द्वारा बदलते हैं, आदि में बदल देते हैं। जिस प्रकार से रिपोर्टिंग स्पीच का जो रिपोर्टेड स्पीच का भाव होता है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग रिपोर्टिंग वर्ब के सेड को चेंज कर देते हैं, तब जब कुछ कंडीशंस होती हैं। इसको समझना है आगे आने वाले नियमों में। जी हाँ, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय जो वर्ब्स होते हैं, प्रोनाउंस होते हैं तथा निकटता सूचक शब्दों का जो परिवर्तन किया जाता है उसे ही ध्यान रखना है हम लोगों को। इंपॉर्टेंट चीज़ यही है, जो नियम बताए गए हैं उसको अच्छे से समझते चलना है। इसलिए आज के इस वीडियो में आप लोगों को रूल नंबर 1 समझाया जाएगा और मैं उम्मीद करता हूँ ये नियम आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। रूल नंबर 1 जिसमें असर्टिव सेंटेंसेस रखे गए हैं, इस असर्टिव सेंटेंसेस में आप लोगों को जो परिवर्तित करना है वो क्रिया में परिवर्तन होना है। और ये क्रिया कहाँ पर परिवर्तित होगी इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। रूल फर्स्ट याद रखना है आप लोगों को, यदि रिपोर्टिंग वर्ब, ध्यान रखना है रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ होती है, इन्वर्टेड कॉमा से पहले। जी हाँ, इन्वर्टेड कॉमा से पहले रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में या रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस बिल्कुल नहीं बदलना है। आप लोगों को ज्यों का त्यों ही रहने देना है, उसको ध्यान में रखना है। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। जी हाँ, कोई परिवर्तन आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लें इस नियम को। रूल नंबर 1 जो कहता है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है, कैसे पहचानोगे प्रेजेंट में है, तो आप लोगों ने प्रेजेंट टेंस के कई तरह की हेल्पिंग वर्ब पढ़ी थी। कैसे पढ़ी थी, अगर सपोज करिए सब्जेक्ट के बाद हैज़ और हैव आता है तो प्रेजेंट में होगा। सेंटेंस या फिर सब्जेक्ट के बाद अगर आता है जो वर्ब यूज़ करेंगे उसमें अगर एस या ईएस लगा है तो समझ लें कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वो सेंटेंस लिखा हुआ है। या फिर सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब का इस्तेमाल किया गया वो फर्स्ट फॉर्म में इस्तेमाल किया गया है तो भी आप लोग समझ सकते हैं कि वो सेंटेंस किस में है, प्रेजेंट टेंस में है। जी हाँ, उसके बाद इज़, एम, आर, ये जो हेल्पिंग वर्ब होती है ये भी प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल की जाती है। इसलिए ध्यान देना है आप लोगों को हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब से आप सब लोग आसानी से समझ सकते हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है। फ्यूचर की अगर बात करें तो फ्यूचर में विल और शैल का उपयोग या प्रयोग किया जाता है, तो इससे आप लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं आसानी से। अगर विल शैल लगा है तो आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, फ्यूचर में है। अगर हैज़ हैव लगा है, अगर इज, एम, आर लगा है, अगर सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ रही है, एस या ईएस लगा हुआ दिख रहा है, तो समझ जाएं कि आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस टेंस में है, प्रेजेंट टेंस में है या फिर फ्यूचर टेंस में है। जी हाँ, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं, तो देख लेते हैं एक एक एग्जाम्पल को कैसे आप लोगों को चेंज करना है और जो कि पहले नियम में चेंज बिल्कुल नहीं होना, परिवर्तन बिल्कुल नहीं होना, किस प्रकार से चेंजेस करने हैं इसी को समझाया जा रहा है। देखते हैं। पहला डायरेक्ट क्या लिखा है, मीरा सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हीमा इज इल और फुल स्टॉप के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा, ये जो क्लोज हुआ है उसको ध्यान में थोड़ा रखते चलना है। तो इनडायरेक्ट कैसे बनाना है, मीरा का मीरा लिखा है, सेज ध्यान रखना है। कैसे पता किया आप लोगों ने कि ये जो
रिपोर्टिंग वर्ब है ये प्रेजेंट में है क्योंकि वर्ब के आगे एस या ईएस देखने के लिए मिल गया है। से फर्स्ट फॉर्म होती है, इसमें एस या ईएस लगा हुआ है, इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। उसके बाद आपको परिवर्तन कुछ भी नहीं करना है, सिंपल कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के स्थान पर दैट लगा देना। एक कंजक्शंस आप लोगों को बताई गई थी, वही कंजक्शन यहाँ पर दैट के रूप में लगाई गई है, इसी को लगा देना है और बाकी जैसे का तैसा लिख देना है। तो क्या लिखना है, हीमा इज इल। समझ में आ गया, पहला सेंटेंस क्लियर हो गया। अगला देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया, क्या बताना है आप लोगों को। डायरेक्ट दे दिए, गोविंद विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा अब्दुल प्लेड क्रिकेट और फुल स्टॉप के बाद कॉमा इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। तो गोविंद विल लगा है, इसलिए आप लोग पता कर चुके होंगे कि ये जो टेंस लिखा है, ये जो सेंटेंस लिखा है, ये किस में लिखा है, प्रेजेंट में लिखा है कि फ्यूचर में लिखा है। क्लियर हो गया, ये फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का ही एक सेंटेंस है। तो आप लोग क्लियर हो गया, अब परिवर्तन आगे बिल्कुल नहीं करना है। तो जैसे लिखा है गोविंद विल से दैट अब्दुल प्लेड क्रिकेट, जैसे का तैसा ही लिख देना है, कोई चेंजेस नहीं आएगा। रूल नंबर 1 में यही कहा गया है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होती है या फ्यूचर में होती है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। 2 एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे, मैं उम्मीद कर रहा हूँ। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। ही हैज़ सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन हैज़ सोल्ड अ पेन। अब थोड़ा सा चेंजेस देखने के लिए मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि सेड के बाद एक ऑब्जेक्ट दे रखा गया है। अगर ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है तो सेड टू का टोल्ड में हो जाएगा, सेज टू का टेल्स में हो जाएगा, से टू का टेल हो जाएगा। समझ में आ गई बात, इसी तरह से परिवर्तन करना है। तो क्या करना है, ही हैज़ सेड टू मी, तो सेड टू मतलब ऑब्जेक्ट लगा है, मी लगा है, तो ही हैज़ और हैव ये दोनों ही प्रेजेंट टेंस के ही क्या है, हेल्पिंग वर्ब हैं, जो कि परफेक्ट में इस्तेमाल किए जाते हैं। समझ में आ गई बात। ही हैज़ सेड टू मी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा मोहन हैज़ सोल्ड अ पेन फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या करना है इसमें, ही हैज़ सेड टू का टोल्ड में हो जाएगा, टोल्ड मी दैट मोहन हैज़ सोल्ड अ पेन। समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं, क्या लिखा है। सतीश सेज टू हिज सिस्टर, तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट दे दिया गया है, तो सेज टू का टेल्स हो जाएगा, तो सतीश टेल्स हिज सिस्टर। तो यहाँ पर प्रेजेंट टेंस की बात की जा रही है क्योंकि सेज लगा है, एस या एस दिखाई दे रही है हमको, इसलिए ये प्रेजेंट टेंस का एक सेंटेंस है। तो आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल वैसे ही कंटिन्यू कर देना है, दैट द सन इज राइजिंग इन द ईस्ट। जी हाँ, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं क्या लिखा है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। तो नोट करके लिखा है जो आपको अभी समझाया गया। रिपोर्टिंग वर्ब से, सेज, सेड को टेल, टेल्स, टोड में उस समय परिवर्तित करते हैं जब उसके बाद कोई कर्म ऑब्जेक्ट दिया हो। तो ऑब्जेक्ट दिया है तभी टेल का क्या हो गया, तभी सेड का तभी सेज का क्या हो गया, टेल्स हो गया, तभी सेड टू का क्या हो गया, टोल्ड हो गया। इसी तरह से परिवर्तन देखने के लिए मिलेंगे। जी हाँ, अब हम लोग पढ़ते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है से टू का टेल हो गया, सेज टू का टेल्स हो गया और सेड टू का टोल्ड हो गया। इतनी बात क्लियर समझ में आप लोगों को आ गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों के इंपॉर्टेंट तो है ही, साथ में सारे नियम जो भी बताए जा रहे हैं ये बोर्ड्स में भी कई एग्जाम्पल्स में पूछे जाते हैं, 9th क्लास में भी पूछे जाते हैं, 8th में भी है, 7th में भी है, 6th में भी देखने के लिए मिलता है। इसलिए ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए है, इसलिए अपने इस वीडियो को अच्छे से समझते चलें। और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हर एक पॉइंट्स जो भी आप लोगों को कन्फ्यूज़न है बताया जाएगा। अब कुछ क्वेश्चंस आप लोगों के लिए दिए गए हैं, सेंड योर, इसको करना क्या है, सॉल्यूशंस को आप लोगों को व्हाट्सएप कर देना है मुझे 9120025555 पर। नाम तो आप लोग मेरा जानते ही हैं, मैं उमेश पांडे। आज इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट के कुछ रूल्स हैं, उन्हीं को बेसिक्स समझाने जा रहा हूँ या समझा रहा हूँ। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अभी तक जो पहला नियम समझाया गया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। जी हाँ, डू योर सेल्फ कुछ एक्सरसाइजेस हैं यहाँ पर, उसको अच्छे से समझ लें, उसको आपको अपनी कॉपी में सॉल्व करके मुझे भेज देना है, मैं समझाऊंगा। अगर कहीं कन्फ्यूज़न अगर आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं। तो पहला एग्जाम्पल जो आपको कन्वर्ट करना है, पहले चेक करना है क्या चीज़, रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है तो रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, क्लियर हो गया, फर्स्ट रूल क्लियर हो गया। उसी के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है अपनी कॉपी में और सेंड कर देना है 9120025555 पर। तो यहाँ पर एग्जाम्पल पहला क्या है, अशोक सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रमेश इज अ गुड बॉय फुल स्टॉप, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। तो क्या बनेगा, अगर आपको आता है, क्लियर समझ में आ गया कि ये जो अशोक के बाद सेज लगा है SAYS, तो वर्ब के लास्ट में आप लोगों ने देख ही लिया S लगा है, इसलिए सब्जेक्ट के बाद वर्ब में S या ES अगर लगी है तो ये प्रेजेंट
टेंस का ही एक सेंटेंस है, इसलिए आगे जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं लाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 या एक्सरसाइज 2, प्रकाश सेज कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वीना सैंग वेल। तो प्रकाश कहता है, क्या कहता है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वीना सैंग वेल, तो फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है, सेज लगा है, इसलिए आप लोग क्लियर समझ गए होंगे। सेज लगा है तो क्या होगा, यहाँ पर चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलने वाले। जी हाँ, चेंजेस बिल्कुल नहीं आना। थर्ड क्वेश्चन थोड़ा सा मिस्टेक प्रिंट हो गया, तो थोड़ा सा यहाँ पर क्या करना है आपको, अनिल हैज़ सेड कर लीजिएगा, क्योंकि अनिल सेड लिखा है तो ये पास्ट इंडेफिनिट का हो जाएगा, इसलिए आगे परिवर्तन जरूर होगा, इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, इसको थोड़ा सा क्लियर सही कर लेते हैं। अनिल के बाद हैज़ लगा लीजिएगा, अनिल हैज़ सेड, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हरी इज अनवेल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आप लोगों को क्या करना है, महेश विल से कॉमा इन्वर्टेड कॉमा सतीश इज गोइंग टू आगरा। जी हाँ, सतीश इज गोइंग टू आगरा, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। नेक्स्ट 5th वाला पॉइंट क्या कहा गया है, अमित विल बी सेइंग, कॉमा लगाना है, इन्वर्टेड कॉमा लगाना है, दीपक हैज़ फिनिश्ड हिज वर्क, और फुल स्टॉप के बाद कॉमा, जो इन्वर्टेड कॉमा आपने स्टार्ट किया था तो वही फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। 6 में आप लोगों को क्या करना है, कृष्णा हैज़ सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा भावना इज फैट एंड कैन नॉट वर्क, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। जी हाँ, ये 6 हो गया। 6 एक्सरसाइज अपने मन से आप लोगों को अच्छे से समझ के करनी है। नेक्स्ट है 7th, राजेश सेड टू मनोहर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द टीचर विल नॉट गो टू स्कूल, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर देना है। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8, जिसमें आप लोगों से क्या कहा गया है, मुकेश सेज टू रमेश, ध्यान रखना सेज टू लगा हुआ है, रमेश कॉमा इन्वर्टेड कॉमा विनोद हैड फिनिश्ड द वर्क बिफोर जवाहर स्लेप्ट, और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th का, सम बॉयज विल से टू द सर्वेंट, सम बॉयज विल से टू द सर्वेंट कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द प्रिंसिपल इज रीडिंग अ पेपर, और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दी गई है। लास्ट एक्सरसाइज, सॉरी लास्ट नहीं है, टोटल यहाँ पर कितने हैं, 13 है, तो 13 लिखने हैं आप लोगों को। 9th के बाद 10th देख लेते हैं, राहुल सेज टू मीना कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हीरा इज वेरी वीक इन हिंदी, फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। नेक्स्ट 11th में, द थीफ हैज़ रन अवे कॉमा इन्वर्टेड कॉमा द पुलिसमैन क्राइज, और फुल स्टॉप के बाद इन्वर्टेड कॉमा क्लोज है। क्लोज के बाद नेक्स्ट 12th में है, मैडम विल नॉट हेल्प करीम, जो कि किस में लिखा है, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा गया है, और इसका जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आगे दिया गया है, तो कन्फ्यूज़न बिल्कुल होनी नहीं चाहिए। क्या लिखा है, गोविंद सेज आगे दे दिया गया है, इसलिए आप देख सकते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा जो है लिखा हुआ सब स्टेटमेंट जो है वो पहले दे दिया गया है और रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दे दी गई है, इसलिए समझ के लिखें। 13th में पूछा क्या गया है, देख लेते हैं, बिमला विल बी सेइंग टू गीता, तो बिमला विल बी सेइंग टू गीता कॉमा इन्वर्टेड कॉमा वीना हैज़ गॉन टू हरिद्वार टू बाथ इन द गंगा, फुल स्टॉप और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। दीज आर द कॉमन डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशंस जो आप लोगों को तैयार करने हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखना, अभी जो 13 सेंटेंसेस आप लोगों को दिए गए हैं, समझ में आ गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में दिए गए हैं, आप लोग इनडायरेक्ट इसका बनाना है। बनाते समय कुछ नियम है उसको ध्यान में रखना है, ध्यान देना है, रूल नंबर 1 को जरूर है। लेकिन एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं, इस 13 सेंटेंस में एक सेंटेंस में मैंने तो एडिट करा दिया था, कौन सा सेंटेंस था वो, 3rd वाला, अनिल हैज़ सेड मैंने करा दिया था, लेकिन एक सेंटेंस और मैंने दिया है जो पास्ट का है। अगर आप लोगों ने समझा होगा अच्छे तरीके से तो इसके अलावा एक सेंटेंस पास्ट का और है, उसको आप लोग अपने द्वारा सॉल्व या तो नहीं करेंगे या फिर आप लोग सॉल्व करते समय उसको ध्यान जरूर देंगे और कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि 3rd के बाद कौन सा सेंटेंस ऐसा था जो पास्ट टेंस में लिखा हुआ था। जी हाँ, अगर आपने पूरी वीडियो एंड तक देखी होगी तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर आएंगे, तो इसलिए वीडियो पूरी देखा करें। और वीडियो पूरी देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को 2nd रूल वाली जल्द ही मिल जाएगी। मैं उम्मीद करता हूँ ये सारे सेंटेंसेस के आप लोग सोल्यूशंस व्हाट्सएप जरूर करोगे। व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 9120025555। किसी भी तरह का कन्फ्यूजन रूल नंबर 1 से रिलेटेड है
तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सारे कन्फ्यूजन, सारे डाउट्स आप लोगों के मैं क्लियर करता चलूँगा, इसलिए पढ़ते आसानी से चलें, अच्छे से पढ़ते चलें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।